बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि रूरल मार्केटिंग पर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो आप सभी ने उनको बहुत पसंद किया है। बहुत अच्छे कमेंट्स आपके उस पर आए हैं और कुछ व्यूअर्स ने तो ये भी डिमांड की है कि मैं रूरल मार्केटिंग के चैप्टर्स को कवर करवाऊं, मतलब इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर कराऊं, ताकि आपके सीईटी की जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है हरियाणा का, या और भी कितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव जिनमें रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसकी तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप एमकॉम में है तो रूरल मार्केटिंग पर तो क्वेश्चन आते ही है, पूरा सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ये डिमांड पूरी कर दी जाए, तो हम इस पर वीडियोस बनाएंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे, इसीलिए आप इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि हमारी रूरल मार्केटिंग कैसे इवेल्युएट हुई है, मतलब कैसे धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए आज हमारी रूरल मार्केटिंग थोड़ा ग्रो कर गई है। लेकिन वीडियो लंबी होने के साथ इंटरेस्टिंग भी होगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप मेरी वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कुछ ऐसे व्यूवर्स है, सभी नहीं, कुछ ऐसे व्यूवर्स है जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन होगी, मैं उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी ना। तो इसीलिए इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन या फेजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो रूरल मार्केटिंग है जो हम आज देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। रूरल मार्केटिंग धीरे धीरे डेवलप हुआ है। इवन अभी भी ये उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया जितना हमारा अर्बन एरियाज में मार्केटिंग होती है। तो क्या जरूरत पड़ी हमें रूरल मार्केटिंग को लेकर आने की, इसको धीरे धीरे ग्रो करने की, हम ये सभी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, जिसे हम बोलते हैं फेज 1 बिफोर 1960s, यानी 1960 से पहले के जमाने में हमारा रूरल मार्केटिंग कैसा था, यानी कि गांव में हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचते थे, या गांव के लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स शहरों में लेकर आते थे सेल करने के लिए। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पर बहुत ही कम ग्रोथ थी विलेजेस में। सभी लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, वो एग्रीकल्चर यानी खेती करते थे और खेती का सामान ही मार्केट में बेचने के लिए आते थे। मैंने इस फेज के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर मार्केट ओनली। सिंपल बात है कि यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, ठीक है, इस तरह की चीजें, या कॉटन की जो हम सूत बनाते हैं, ठीक है, थ्रेड बेचते थे, इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत ही पिछड़ा हुआ समय था उस समय। फिर यहाँ पर बनिया और महाजन बहुत ज्यादा होते थे। अब ऐसा नहीं था कि गांव के लोगों ने खेती की और बेचने के लिए सीधा शहर आ गए। शहर नहीं आते थे, वो क्या करते थे, जो उनके गांव में बनिया या महाजन वगैरह होते थे, आड़ती होते थे, उनको सामान बेच देते थे और फिर आगे बनिया या आड़ती जो भी है उस सामान को शहरों तक लाते थे और ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाते थे। किसानों की हालत उस समय अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर नहीं था, उनके पास नॉलेज नहीं थी कि उनका सामान कहाँ बिक सकता है, ठीक है, किस तरीके से वो एग्रीकल्चर को और ग्रो कर सकते हैं, उनके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। तो सिर्फ बनिया वगैरह या महाजन वगैरह के पास, आड़ती के पास सामान बेच के आते थे और आगे वो महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। यहाँ पर कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि भाई उधर जाइए वहीं पर आपका मार्केट में सामान बिक जाएगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैंने अभी बताया गांव के लोगों को पता ही नहीं था कि शहरों में मंडियां कहाँ हैं, कहाँ उनका अनाज अच्छा बिक सकता है, कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करना है, हमें कुछ भी नहीं पता था। वो बेचारे बस फसल उगाते थे, आड़ती को बेच आते थे, आड़ती सस्ते दामों में उनसे सामान लेता था और फिर आगे आकर मार्केट में बेच देता था। मोटा कमाई होती थी आड़ती की, ठीक है। तो ये बहुत पिछड़ा हुआ था। इवन आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है पुराने टाइम की मूवीज देखी हो, वैसे तो आजकल किसी को पुराने टाइम की मूवीज पसंद नहीं होती, बट फिर भी किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की कोई मूवी देखी हो, 50s की, 60s की, ठीक है, जिसमें बैलगाड़ी पे हीरो बैठा हुआ है, खेतों में जा रहा है, ठीक है ना, पूरी कसी चला रहा है, खेती कर रहा है और फिर वाइफ उसकी आ रही है सिर पे खावड़ा लेकर मटकती हुई, है ना, लंच देने उसको। तो ये उस टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। उस समय ऐसी खेती होती थी या इस तरह की मार्केटिंग होती थी। नेक्स्ट है फेज 2,
1960 से 1990s का फेज था ये। यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आने लगी, ठीक है, लोगों को समझ आने लगा कि नहीं, अब हमें भी थोड़ा एक्सपोज होना पड़ेगा, क्योंकि हम आड़ती के हाथों लुट नहीं सकते, हमें थोड़ा सा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और उस समय आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने बहुत ज्यादा लोगों को मदद की। ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया? एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने पर। अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स लाए गए, सीड्स लाई गई, गुड क्वालिटी की सीड लाई गई, इरिगेशन फैसिलिटीज आई, ठीक है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल कम होने लगा, थोड़ा और हाईटेक मशीन्स आई जिनसे कि खेतों की जुताई वगैरह अच्छे से हो सके, ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हम करें। देन साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी यहाँ पर अब साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग होने लगी। अब वही नहीं है कि बस खेत में बीज डाला और गोबर से उसको खाद दे रहे हैं और फसल उगा रहे हैं, नहीं, अब साइंटिफिक तरीके यानी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इस तरह की चीजें आ गई, जिससे कि क्रॉप्स हमारी बढ़ने लगी। ज्यादा क्रॉप्स होंगी तो ऑब्वियसली ज्यादा सेल होगी, और ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इसीलिए यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स इंक्रीज्ड, वेरी गुड पॉइंट, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड बढ़ने लगी। अब ये इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने किन चीजों का इस्तेमाल किया। यानी अगर आप अच्छी फसल उगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए? एक अच्छी क्वालिटी का सीड चाहिए, फर्टिलाइजर होने चाहिए, पेस्टिसाइड होने चाहिए कि फसल में कीड़ा ना लगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रैक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा पंप वगैरह जैसे वाटर पंप होते हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश पे डिपेंड रहेंगे तो नुकसान होगा, बारिश नहीं हुई तो क्या करें, फसल थोड़ी ना खराब होने देंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी का साधन सही तरीके से होना चाहिए। तो इन चीजों पर फोकस किया गया और इन चीजों की डिमांड गांव में बढ़ने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये वो दौर था जब एमएनसीज की ग्रोथ होने लगी। एमएनसी जैसे कि फोर्ड का ट्रैक्टर, महिंद्रा, स्वराज, मजदा, इस तरह की जो हम कंपनीज थी, इनकी ग्रोथ बहुत होने लगी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करने लगे गांव में, ठीक है, गांव के लोगों को चीजें देने लगे। देन ग्राम श्री मेला या शिल्प मेला, यहाँ पर ग्राम श्री मेला या शिल्प मेला लगाया जाने लगा। अब ये क्या चीज है? शिल्प मेला का मतलब होता है कि एक ऐसा मेला था, ऐसा हाट था जहां पर हाथ से बनाई हुई चीजों को बेचा जाता था। जैसे हाथ से बनाई हुई टोकरियां हो गई, मैट्स हो गए, ठीक है, सूत का कपड़ा हो गया, इस तरीके की चीजें। क्योंकि अब लोग समझ गए थे सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अब वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं कि जाके कंपनीज में जॉब करने लगे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, छोटे छोटे हाथ से छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू की, जैसे टोकरी, खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ठीक है, मूर्तियां, इस तरह की चीजें उन्होंने बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू किया। और इसके लिए एक प्रॉपर मेला लगाया जाता था, शिल्प मेला, जहां पर लोग अपने हाथों से बनाई हुई चीजें बेचने आते थे और शहरों के लोग आकर उनको देखते थे, उनको परचेज करते थे, ठीक है। कढ़ाई किए हुए कपड़े होते थे, तो बहुत सारी चीजें होती थी। ग्राम श्री मेला भी वही चीज है, ग्राम श्री मेला यानी गांव में लगने वाले मेले। आज की डेट में इस तरह का मेला कहाँ लगता है पता है आपको? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लगता है, बट अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में, लेकिन एक जगह है जो बहुत फेमस है आज की डेट में, पता है किसी को? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सोचा, दिल्ली में लगता है प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर हर साल, वो इसी का एडवांस रूप है, ठीक है। आज की डेट में इसको एडवांस रूप बोला जाता है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा, अगर कभी गए हो, कि अलग अलग तरह के लोग वहां पर अलग अलग तरह की चीजें लेकर आते हैं, उनको बेचते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी भी नहीं होती, ठीक है। तो वही चीजें उस टाइम पर भी होती थी। नेक्स्ट आता है फेज 3। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी, तो नया टाइम आया, नया दौर आया, जो कि 90s का था। 1990 से लेके 20th सेंचुरी तक का, यानी 2000 तक का जमाना था ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ होने लगी, किस चीज की? इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव्ड। अब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब देखा ना फोर्ड ने, महिंद्रा, स्वराज, मजदा वगैरह ने, कि भाई हम तो जो भी ट्रैक्टर्स या हैवी मशीन, कंपाइलर वगैरह बना रहे हैं, इनकी गांव में बहुत अच्छी डिमांड है, तो हम क्यों ना इसको और अच्छा इंप्रूव करें, और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ने लगा। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने शहरों के साथ साथ गांव पर भी फोकस
करना शुरू किया। देन रूरल मार्केटिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं रह गया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डील करना, बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर अब रूरल मार्केटिंग थोड़ा सा एडवांस हो गई थी। इन्होंने कहा कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने से कुछ नहीं होगा, हमें और प्रोडक्ट्स भी इनको बेचने चाहिए, क्योंकि गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं, और उन तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी बेचने शुरू कर दिए। अभी इस पॉइंट से मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। जब मैं कॉलेज में थी, मतलब 12th में, या आप कह सकते हैं बीकॉम में फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो मुझे धुंधला धुंधला सा थोड़ा याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ, बहुत टाइम बाद हम गांव में गए, और मैं भी, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी विलेज को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम शहर में रहते थे। तो काफी साल बाद किसी मेरी कजन की, बहुत अच्छी कजन की मैरिज थी, हम चले गए मैरिज में। तो जाने से पहले मेरे माइंड में यही था, क्योंकि मैंने काफी साल पहले विलेज देखा था, तो मुझे लगा कि गांव तो वैसा ही होगा, पिछड़ा हुआ है ना। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट ऐसा उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं उस समय बच्ची ही थी, मैंने सोचा भाई अगर मैं ज्यादा अच्छी ड्रेसेस पहन के जाऊंगी या फिर जीन्स वगैरह पहन के जाऊंगी तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि गांव में तो ये सब होता नहीं है, तो सब मुझे देखेंगे, नमूने ही लगूंगी मैं तो। ठीक है, अब बच्ची थी, कुछ भी सोच सकती हूँ। मैंने वो चीजें थोड़ा इग्नोर किया और सूट सलवार पहनकर मैं चली गई। लेकिन जब मैं वहां गई तो आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे कि मैरिज में मैंने जो मेरी एज की लड़कियां थी उनको ऐसी ऐसी ड्रेसेस में देखा जो मैं शहरों में देखा करती थी। तो मुझे बड़ा इंफ्योरिटी लगी। मैं कहा यार, मैं ऐसी ड्रेस में आ गई हूँ और ये लोग इतने चमक धमक वाले कपड़े पहने हुए, इतनी अच्छी ज्वेलरी, सैंडल्स, पूरा मतलब इतने अच्छे से, और विलेज भी कुछ का कुछ हो चुका था। अब लोगों के पास अच्छी फैसिलिटीज थी, सड़कें भी अच्छी बन चुकी थी, तो मतलब वहां काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी थी। अब ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ हमारी रूरल मार्केटिंग की इम्प्रूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो उस समय मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मुझे समझ आया कि हाँ, शहरों के साथ साथ गांव में भी अब विकास होना शुरू हो गया है। तो ये जो था, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वहां बिकने शुरू हुए। अच्छे कपड़े, जूते, स्कूल बैग्स आने लगे। ठीक है, और भी बहुत सारे घर के प्रोडक्ट्स आने लगे, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। इसके बाद आता है फेज 4, जो है 21st सेंचुरी, जो कि आजकल का दौर है। अब रूरल मार्केटिंग थोड़ा और एडवांस हो चुका है। यहां पर क्या है, अलॉन्ग विद सेलिंग नाउ फोकस इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका क्या मतलब है कि अब हम सिर्फ सामान सेल नहीं कर रहे, बल्कि हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि गांव के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि उनके पास भी सीजन के टाइम पर अच्छा पैसा होता है। जब उनकी फसल की कटाई होती है, उनके पास अच्छा पैसा आता है, और वो भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छा घर हो, फ्रिज, एसी, कूलर, गाड़ियां हो। ठीक है, ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज, कंप्यूटर वगैरह, वो भी तो चाहते हैं। तो क्यों ना हम उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाएं। तो शहरों में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, उन्होंने उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की ठान ली और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स गांव में भी भेजने शुरू कर दिए। फोकस ऑन नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि गांव के लोगों की जो नीड और वांट होती है वो अलग होती है, शहर में रहने वालों की अलग होती है। इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट सबको नहीं बेच सकता। तो वो क्या करते थे कि शहर वाले लोगों को उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे और गांव के लोगों के प्रोडक्ट उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होने लगे। देन प्रोजेक्ट शक्ति, ई चौपाल, इस तरह के प्लान्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि इंडस्ट्रियल्स के ग्रोथ की वजह से विलेजेस में भी अच्छा एक्सपोजर हो रहा है, उन तक अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने रोड्स बनाए, अच्छे स्कूल्स बना दिए, डैम्स वगैरह बना दिए ताकि अच्छी खेती हो सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को लगा कि लोगों को थोड़ा जागरूक भी करना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो अच्छी अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं, ताकि वो आड़ती, महाजन या बनिया जो भी थे उस समय के, उनके चंगुल में ना फंसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको ई चौपाल के जरिए या प्रोजेक्ट शक्ति के जरिए जागरूक करना शुरू किया। अब ये ई चौपाल क्या है? ई चौपाल क्या है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर सभी किसानों को जोड़ा गया।
किसान वहां पर ऑनलाइन अपने डाउट्स पूछते हैं, उन सेमिनार्स होते हैं, उनको समझाया जाता है कि अच्छी फसल कैसे की जा सकती है, कैसे अपनी फसल को कीड़ों से बचाया जा सकता है, कहाँ उनका प्रोडक्ट अच्छा बिक सकता है, ये सारी जानकारी उनको वहां दी जाती है। प्रोजेक्ट शक्ति शायद आप लोगों ने सुना होगा कि या शायद देखा भी होगा, जो बच्चे विलेजेस को बिलोंग करते हैं उनको तो शायद पता ही होगा कि अब गांव के लोगों को भी गवर्नमेंट फ्री में शिक्षा दे रही है। किस तरह की शिक्षा? जैसे कि गांव की औरतों को बुलाया जाता है, उनकी मीटिंग्स ली जाती है, उनको समझाया जाता है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। अगर पति कमा रहा है तो तुम भी घर बैठे कमाई कर सकती हो। घर के काम करने के बाद जो समय तुम्हारे पास बचता है तुम उससे हाथ से सामान बना सकती हो, जैसे छोटे मोटे खिलौने बना लिए, मूर्ति बना ली, या कपड़े सिलने का काम कर लिया, टिफिन सर्विस का काम कर लिया, ढाबा खोल लीजिए, मतलब कोई भी छोटा छोटा लेवल का आप बिजनेस कर सकती हो। आप आत्मनिर्भर बन सकती हो। आप एक औरत हो और ये मत सोचो कि एक औरत कमजोर होती है, आप भी शहर की लड़कियों की तरह काम कर सकती हो। इस तरह के सेमिनार्स लेकर उनको समझाया जाता है, उसे ही बोला जाता है प्रोजेक्ट शक्ति, जिसमें गांव की औरतें, चाहे वो पढ़ी है लिखी है चाहे वो अनपढ़ है, कैसे भी हर तरह की औरत उसमें जुड़ सकती है, काम कर सकती है। जैसे शायद सभी ने पैडमैन मूवी तो देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार ने जब फैक्ट्री खोली थी तो जो हीरोइन उसके साथ थी कपूर, उन्होंने क्या किया था कि उनके आसपास के एरिया की जो अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी औरतें थी उनको फैक्ट्री में काम दे दिया था। वो वहां पर आकर उनके साथ काम करती थी, वो काम करती थी, बदले में उनको पैसा मिलता था जिससे कि वो अपने पर्सनल खर्चे कर सकती थी, वो अपने बच्चों को पाल सकती थी। तो यहाँ पर उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट शक्ति को बढ़ावा दिया। अगर आप प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट शक्ति में कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये फेजेस वाला टॉपिक कवर हो चुका है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जल्दी से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।